दोस्तों, हम हमारे चौथे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और इस पाठ के अंदर हमने प्रारंभ किया था कि इस्लाम का उदय किस प्रकार से होता है और मोहम्मद साहब के द्वारा किस प्रकार से इस्लाम का जो है स्थायित्व प्रदान कर दिया जाता है। अब हम आज के पाठ के अंदर इस्लाम का विस्तार किस प्रकार से होगा, विस्तार होने के बाद खलीफाओं का शासन है, उस खलीफाओं के शासन के अंदर इस्लाम का विस्तार हम किस प्रकार से देखते हैं और उसके बाद में यहाँ पर कुछ गृह युद्ध की स्थितियाँ उत्पन्न होएगी और उसके बाद में जो है यहाँ खलीफा का जो खिलाफत का है वो अंत हो जाएगा और विभिन्न राजवंशों का जो है वो यहाँ पर उदय होगा। तो इन सब बातों के बारे में हम आज के पाठ के अंदर जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस पाठ को, जिसमें हमने भाग 2 के रूप में लिया है खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदायों का निर्माण। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पाठ को कि भाई खलीफा जो है, खलीफाओं के शासन विस्तार की बात आएगी तो सबसे पहले खलीफा क्या चीज़ होता है, इसका अर्थ क्या है, इनका पद, ये जो खलीफा का बनाया है इसका उद्देश्य क्या है और प्रारंभिक खलीफा कौन रहे हैं, यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं खलीफा के बारे में कि खलीफा का अर्थ क्या होता है और उद्देश्य क्या है। देखिए, हमने कल बात कर ली थी कि 632 ईसा के अंदर क्या हुआ है, हजरत मोहम्मद साहब जो है उनका क्या हो गया है, उनको जन्नत नसीन हो गई है। मोहम्मद साहब क्या हो गए, जन्नत नसीन हो गए, अर्थात उनका देहावसान हो गया है। ठीक बात है, ये हमने बात कर ली थी। अब जब ये जन्नत नसीन हो गए हैं और इनका देहांत हो चुका है तो अब इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर किसी भी उत्तराधिकारी को नियुक्त किया नहीं था कि भाई मेरे पश्चात जो है अपने इस संप्रदाय का, मुस्लिम संप्रदाय का जो नियंत्रण है, जो नेतृत्व है वो किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, इस बात का इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। और ना ही इन्होंने क्या किया, उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम बनाया था कि भाई इसके बाद में जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनेगा, तो ये इन्होंने स्पष्ट तो किया नहीं था। तो उत्तराधिकार का नियम था नहीं, यहाँ पर पहली बात ये हो गई। तो अब क्या किया, यहाँ पर जितने भी कबीले थे, जितने भी संप्रदाय चल रहे थे, जो इस संप्रदाय के अंदर जुड़े हुए थे, उनमें से जो एक सर्वमान्य मत था कि भाई किसी एक व्यक्ति को जो है वो यहाँ पर अपना नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बना देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक आम राय से एक पद का सर्जन किया है। कौन सी पद का हो गया, खलीफा। ठीक है, अब इस खलीफा के अर्थ की अगर हम बात करें तो इस खलीफा का शाब्दिक अर्थ तो हो जाता है लायक बेटा। क्या हो जाता है, लायक बेटा। ठीक है, लायक बेटा, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं। ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, लायक बेटा या उत्तराधिकारी। लेकिन अगर बात करें कि खलीफा शब्द जो है ये कुरान में भी मिलता है, हमको कहाँ पे मिलता है, कुरान में भी मिलता है। और कुरान में जो ये शब्द प्रयुक्त हुआ है तो वहां पर जिस अर्थ के लिए ये प्रयुक्त हुआ है उसका मतलब है प्रतिनिधि। कौन से अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है कुरान के अंदर, ये प्रतिनिधि के अर्थ में ये प्रयुक्त हो रहा है। अब ये प्रतिनिधि किसका, ये प्रतिनिधि तीनों क्षेत्रों के लिए हो सकता है। कौन से तीनों क्षेत्र, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो उसमें भी संप्रदाय का ये क्या होगा, प्रतिनिधि होगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो उसमें भी ये क्या होगा, संप्रदाय का प्रतिनिधि होगा, और चाहे वो सैनिक क्षेत्र हो। तो दोनों ही स्थितियों के अंदर कौन कौन सी, देखिए मूल रूप से राजनीतिक और सैनिक एक ही बात हो गई। जिसने राजनीति का पूरा नेतृत्व संभालना है उसी ने क्या करना है, सैनिक नेतृत्व भी संभालना है। लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेंगे, धार्मिक नेतृत्व भी संप्रदाय को प्रदान करेंगे, ऐसा हमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के हमने खलीफा के अर्थ को समझा। किसको समझा है, खलीफा के अर्थ को, क्योंकि जब मोहम्मद साहब का देहावसान हुआ है तो उसके बाद में यहाँ पर कोई स्पष्ट उत्तराधिकार का नियम लागू नहीं है। तो फिर क्या करें, तो फिर इन्होंने क्या किया, एक खलीफा को चुना। खलीफा कौन होएगा, सर्वसम्मति से उन्होंने खलीफा तैयार कर लिया था कि भाई इस फलाने वंश के मुखिया को जो है हम खलीफा बना देते हैं। अभी आगे देखेंगे कि कौन होता है। और ये जो खलीफा इन्होंने चुना इसका अर्थ हमने क्या निकाला, लायक बेटा या उत्तराधिकारी होता है। कुरान में भी ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका किस अर्थ में हुआ है प्रयोग, यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग हुआ। और प्रतिनिधि कौन से क्षेत्र का हो सकता है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सैनिक हो, ये प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। अब देखिए, अगर खलीफा इन्होंने बनाए तो अब हम बात करते हैं प्रारंभिक खलीफाओं के बारे में। सबसे पहला आपका आता है अबू बकर। ठीक है, ये इस प्रकार से है, बकर नहीं है, शब्द लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, अब देखिए ये जो अबू बकर है ये प्रथम खलीफा बने। ये क्या हुए हैं, प्रथम खलीफा। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है, पहले खलीफा कौन हो गए भाई, अबू बकर हो गए। अब देखिए ये जो बने हैं ये आम राय से बने हैं। किससे बने हैं, आम राय से बने खलीफा
ठीक है, इनको लोगों ने चुना कि भाई आप ही बन जाइए। इसमें भी कारण रहा है। देखिए, जब अपनी मृत्यु से पूर्व कुछ समय के लिए जब मोहम्मद साहब जो है वो बीमारी से पीड़ित थे, और उस समय जो दैनिक प्रार्थना का जो कार्यक्रम था, जिसके सारे अधिकार पहले मोहम्मद साहब के पास में थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपने अंतिम समय में उन अधिकारों को प्रयोग करने के लिए दे दिया। किसको? अबू बकर को। मतलब दैनिक प्रार्थना अब कौन करवाते थे? अबू बकर करवाते थे। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के इनके पुत्र था नहीं, उत्तराधिकारी तो कोई था नहीं, तो इस वजह से अब अबू बकर को ही लोगों ने, मतलब उस संप्रदाय के जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, इनको प्रथम खलीफा बना दिया आम राय से। ठीक बात है। अब अबू बकर ने खलीफा बनने के बाद में 2 कार्य किए। कितने कार्य किए हैं? 2 कार्य। पहला कार्य इनका ये रहा कि जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में कुछ कबीले जो है वो इनसे अलग हो गए थे। कबीलों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया। कुछ कबीलों ने अलग हो गए इस संप्रदाय से। तो इन विद्रोहों का इन्होंने क्या किया? अबू बकर ने दमन किया और उन्हें पुनः मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत जोड़ा। पहली बात तो ये किया। दूसरा जो है, इन्होंने एक विजय करी है, अर्थात इस्लाम के विस्तार का कार्य भी किया है, और उन्होंने विजय प्राप्त की है दमिश्क के ऊपर। कौन सी जगह पे विजय प्राप्त कर ली? दमिश्क को विजय कर लिया। अब ये दमिश्क का मतलब क्या हो गया? दमिश्क का मतलब हो गया सीरिया। क्या हो गया? सीरिया। ठीक है, इसको क्या कर लिया इन्होंने? विजय कर लिया। तो कुल मिलाकर के 2 काम हम देखते हैं। हालांकि इनका समय भी कम ही रहा है। अगर हम खलीफाओं की बात करेंगे तो खलीफाओं का कार्यकाल देखिए, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई है? 632 के अंदर, और 632 से लेकर के और 661 ईस्वी तक का जो हम कार्यकाल पढ़ने वाले हैं, वो सारा का सारा हम प्रारंभिक खलीफाओं के अंदर देखा जाएगा। ठीक बात है। जिसमें भी अगर हम बात करें सबसे पहले अबू बकर की, तो इन्होंने तो सिर्फ 2 वर्ष ही कार्य किया है। 632 से लेकर के और 634 ईस्वी तक का जो कार्यकाल रहा है, वो प्रथम खलीफा अबू बकर के कार्यकाल में ये समय जो है वो पूरा गुजरा है। उसके बाद में देखिए, सेकंड खलीफा आपके कौन आ जाते हैं? सेकंड खलीफा बनते हैं उमर। उमर के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या कार्य किया। सेकंड खलीफा बन रहे हैं उमर। कब बन रहे हैं भैया? ये बन रहे हैं 634 से लेकर के और 644 ईस्वी तक ये कार्य करेंगे। ठीक है। अब देखिए, उमर जो है, इनको खलीफा नियुक्त किसने कर दिया था? उमर को क्या कर दिया था? उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था पहले ही। किसके द्वारा? अबू बकर के द्वारा ही कर दिया गया था। मतलब जो पहले खलीफा थे, उन्होंने दूसरा खलीफा की नियुक्ति जो है वो अपने जीवन काल में ही कर दी कि भाई आपको ये खिलाफत का जो पद है वो संभालना है। ठीक है। तो खिलाफत का अर्थ समझ लीजिए, खलीफा का जो क्षेत्र है, खलीफा का जो क्षेत्र है जहां पर खलीफा के अधिकार हैं, वो क्षेत्र खिलाफत कहलाता है, और उसकी प्रणाली जो है वो खिलाफत प्रणाली कहलाती है। तो खिलाफत का उत्तराधिकारी इन्होंने नियुक्त किया। इन्होंने उमर को कहा बुला करके कि भाई आपको ये खिलाफत संभालनी है, खलीफा अगले आप हो। तब उमर ने मना किया कि मुझे इस पद की जरूरत नहीं है। तब अबू बकर ने कहा कि भाई आपको इस पद की जरूरत नहीं है, लेकिन इस साम्राज्य को आपकी जरूरत है। ठीक है, इसलिए इनको ये पद संभालना पड़ा। तो ये उत्तराधिकारी तो नियुक्त हो गए, तो यहां पर तो कोई चिंता वाली बात आई नहीं। अब इन्होंने कार्य क्या किए हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है? इस्लाम का विस्तार का कार्य जो है वो प्रारंभ किया है। इस्लाम का विस्तार, देखिए इसको समझते हैं कि इस्लाम का विस्तार जो है उमर के कार्यकाल के अंदर किस प्रकार से हो रहा है। तो इन्होंने ईरान का विजय किया। किसकी विजय कर ली इन्होंने? ईरान की विजय कर ली। इन्होंने इराक को जीता। किसको जीता? इराक को जीत लिया। और किसको जीत लिया इन्होंने? मिस्र को भी जीत लिया। तो कुल मिलाकर के देखे जाए तो काफी बड़ा भूभाग जो है वो इन्होंने इस्लाम धर्म के अंतर्गत ले आए हैं। ईरान को जीता, इराक को जीता और मिस्र को जीत लिया। इससे पहले वाले जो खलीफा थे उन्होंने दमिश्क यानी कि सीरिया को तो पहले से ही जीत रखा है। तो उमर के कार्यकाल के अंदर ये काम हो गया। ठीक बात। अब देखिए यहां पर एक और चीज सामने आएगी। अगर हम इस पूरे कार्यकाल को समझने का प्रयत्न करें, इसका मतलब हम 632 से लेकर के और 644 तक के घटनाक्रम पर दृष्टिपात करें, तक का घटनाक्रम अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तो देखिए हमारे सामने 2 चीजें आती है।
हमारे सामने दो चीजें आ रही है। 632 का मतलब क्या हुआ, पैगंबर मोहम्मद के देहावसान से लेकर के और उम्र के अंतिम कार्यकाल तक की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो खलीफा बन रहे हैं, कौन बन रहे हैं, खलीफा। खलीफा के समक्ष जो मुख्य परेशानी है वो हम दो भागों में देख सकते हैं। खलीफा की मुख्य परेशानी क्या क्या है। पहली परेशानी तो देखिए क्या थी कि जो कबीले उन्होंने जीत रखे हैं या जो कबीले हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखना। क्या करना है, कबीले पर नियंत्रण, विभिन्न कबीलों के ऊपर क्या करना है इनको, एक तो अपना नियंत्रण जो है वो बनाए रखना था। पहली बात तो इनकी मूल जो इनका चुनौती है वो ये हो गई। और अगर दूसरी बात करें तो दूसरी बात है कि राज्य के लिए संसाधन जुटाना। क्या करना पड़ेगा इनको, संसाधन जुटाने पड़ेंगे, संसाधन जुटाना। ये जो दो चीजें हैं ये ही इनके लिए मुख्य रूप से चुनौती थी और इनका जो है इनके ऊपर इनको पार पाना था। तो देखिए ये क्या करते हैं, कैसे इनके ऊपर पार पाएंगे उस चीज को हम समझते हैं। अगर हम इनको बात करें कि भाई ये किस प्रकार से पार पाएंगे, तो देखिए अगर हमें कबीले पर नियंत्रण रखना है और अगर हमें राज्य के लिए संसाधन जुटाना है तो हमें क्या चाहिए, इसके लिए तो हमें चाहिए सेना। क्या चाहिए, सेना चाहिए, ठीक बात है भाई। और इसके लिए राज्य के लिए अगर संसाधन जुटाने हैं तो एक बड़ा विस्तृत भूभाग चाहिए, एक क्षेत्र चाहिए जो हमारे अधीन हो, ठीक बात है। ये दो चीजों की जरूरत होती है। तो अगर एक बड़ा सेना और बड़े क्षेत्र के ऊपर आपको अधिकार रखना है, नियंत्रण बनाए रखना है, तो उस समय के मतलब ये हो गए कि इनकी जो राजधानी है वो कहां तक फैली हुई है। देखिए मक्का इनके पास में है, मदीना इनके पास में है और अभी क्या इन्होंने जीता है, सीरिया को इन्होंने प्राप्त कर लिया है, दमिश्क को प्राप्त कर लिया है अबू बकर ने, है ना। अगर इतना सा है इनके पास में तो इस क्षेत्र के राजस्व से इनके पास में क्या आ रहा है, सिर्फ राजस्व ही तो आ रहा है। तो सिर्फ राजस्व या फिर कोई धार्मिक इनको जो कर लगा रखे हैं वो कर, इन दोनों से तो पर्याप्त नहीं थे। मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो पर्याप्त है, राजस्व और कर, ये इतने बड़े संसाधन को, क्षेत्रों को और सेना को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो जब ये पर्याप्त नहीं है तो नया कार्य क्या किया जाएगा, नया कार्य जो उमर जो है, दूसरे जो खलीफा बन रहे हैं उनके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा और वो है गनीमा। अब ये आपके दिमाग में आ रहा है गुरुजी ये नया क्या आ गया, गनीमा क्या चीज है। तो देखिए ये गनीमा जो है इसको कहा जाता है लूट का धन। क्या कहते हैं इसको, लूट की राशि है, ये लूट की ये राशि है, ठीक बात है। तो लूट की जो राशि है ये क्या कहलाती थी उस समय, गनीमा कहलाती थी। अब लूट की राशि प्राप्त होगी कहां से भाई, ये क्या करेंगे, धावे बोलेंगे, कहां से, धावे या धावों के द्वारा। अब ये धावा क्या हो गया भाई, अरे धावा तो हमने पहले ही पढ़ लिया था ना कि भाई ये क्या करते थे, अपने अड़ोस पड़ोस के जो संपन्न क्षेत्र होते थे, संपन्न शहर जो होते थे, नगर या कोई राज्य होते थे, उनके ऊपर ये आक्रमण करते थे और वहां से लूट का माल प्राप्त कर लेते थे। तो इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम क्या दिया है, इसको हमने नाम दिया है गनीमा, ठीक है। तो देखिए मतलब ये हुआ कि ये क्या प्रारंभ कर रहे हैं, अन्य साम्राज्यों पर, राज्यों के ऊपर धावे बोलने प्रारंभ कर रहे हैं। और ये जो धावे हैं ये होंगे किसके ऊपर, सबसे पहले कहां पर जो है ये धावे बोलने प्रारंभ करेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो ये धावे प्रारंभ करते हैं दो जगहों पर। कहां पे प्रारंभ करेंगे, दो जगहों पे प्रारंभ करते हैं और इन दोनों जगहों का नाम हमने पहले पढ़ रखा है। देखिए पहला जो है वो तो हो गया आपका बाइजेंटाइन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य हो गया, बाइजेंटाइन साम्राज्य। इसके बारे में हमने अध्ययन किया है, रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग है ये, पहले पार्ट के अंदर हमने इसको पढ़ा है। इसके अलावा देखिए एक साम्राज्य है उस समय का, ईरानी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य है, ईरानी साम्राज्य, ठीक है। हमने बात कर ही ली है कि ईरान को इन्होंने जो है उमर ने अपने अधीन किया है। तो हम इसको अधीन करने से पहले की अभी बात कर रहे हैं कि अभी ये क्या चीज हो रही है। बाइजेंटाइन साम्राज्य जो है यहां पर एक धर्म चल रहा है, वो कौन सा धर्म है भाई, ईसाई धर्म का प्रचलन हो गया। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या कर लिया था, ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया था, वो हमने पढ़ा है। जबकि जो ईरानी साम्राज्य है यहाँ पे कौन सा धर्म चल रहा है, जरतुष्ट्र धर्म जो है वो चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अलग अलग धर्म के दो साम्राज्य हैं और इन्हीं दोनों साम्राज्यों के अंदर भी विभिन्न रूप से धार्मिक संघर्ष छिड़े हुए हैं। इनकी एक जो मूल बात है, दोनों के अंदर कॉमन जो बात आती है वो क्या आती है, पहली बात तो धार्मिक संघर्ष से घिरे हुए दोनों ही साम्राज्यों में क्या चल रहा है, धार्मिक संघर्ष चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात इनमें क्या आती है, इन दोनों साम्राज्यों के जो अभिजात वर्ग है
कौन से वर्ग? अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग का मतलब क्या हुआ? उच्च वर्ग। अभिजात वर्ग में विद्रोह की भावना बहुत ज्यादा अब जो है वो सामने आ रही है, चाहे वो बाइजेंटाइन साम्राज्य हो चाहे वो ईरानी साम्राज्य हो, दोनों के अंदर ही क्या चल रहा है? धार्मिक संघर्ष चल रहा है वर्गों के बीच में, विभिन्न वर्गों के बीच में। और दूसरी बात क्या हो रही है? अभिजात वर्ग के अंदर वहां पे क्या हो रहा है? विद्रोह हो रहा है। तो इन कारणों की वजह से जो है वो क्या हो गई? मुस्लिम विजय हो गई। क्या होगी? मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार होगा, मुस्लिम विजय जो है वो यहाँ पर हासिल हो जाती है। कौन से दो क्षेत्रों पे? बाइजेंटाइन साम्राज्य को भी अपने अधीन कर लेते हैं, इसका बहुत बड़ा भाग, और दूसरा ईरानी साम्राज्य जो है इसका भी ये बहुत ही बड़ा भाग जो है वो अपने अधीन कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि 632 से 644 का जो काल है, उस काल के अंतर्गत जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें खलीफाओं के समक्ष दो बड़ी समस्याएं आ रही है। पहला तो क्या? विभिन्न कबीलों के ऊपर क्या रखना है? इनको नियंत्रण रखना है। और सेकंड कार्य क्या है? राज्य के लिए संसाधनों को जुटाना है। इसके लिए सेना और क्षेत्र चाहिए। सेना और क्षेत्र के लिए इनको क्या चाहिए? धन चाहिए। तो वो धन जो है ये गनीमा के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। गनीमा माने लूट की धनराशि। और लूट कैसे प्राप्त करेंगे? ये विभिन्न शहरों पे, विभिन्न नगरों पे, विभिन्न क्षेत्रों पे धावे बोलकर। और धावे जो ये प्रारंभ करते हैं प्रारंभिक, वो होता है बाइजेंटाइन साम्राज्य पे और कौन से वाले साम्राज्य पे? ईरानी साम्राज्य पे। इन दोनों साम्राज्यों में विभिन्न धर्म प्रचलित है, विभिन्न धर्मों के वर्गों के बीच में क्या है? धार्मिक संघर्ष है। और उसके अलावा अभिजात वर्गों के लिए क्या हो रहा है? वहां पे विद्रोह हो रहा है। तो इस सब कारणों की वजह से ये कमजोर पड़ चुके हैं दोनों साम्राज्य। और अब विजय किसकी होती है? मुस्लिम की विजय होती है। और इस विजय के अंदर हमने देखा कि इन्होंने किसको अधीन किया हुआ है। देखिए, अगर इनका साम्राज्य की हम बात कर लें तो मक्का इनके पास हो गया 644 तक पहुंचते की बात कर रहे हैं। मदीना इनके पास में हो गया। और क्या हो गया इनके पास में? सीरिया जो है वो इनके पास में हो गया। इसके अलावा क्या हो जाएगा? ईरान हो गया इनके पास। दूसरा कौन सा हो जाएगा? इराक हो गया। और क्या हो जाएगा भैया? मिस्र हो गया। ठीक है, तो ये काफी बड़ा जो क्षेत्र है, इस बड़े क्षेत्र का जो है अब ये स्वामी बन चुके हैं खलीफा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक बात और समझनी पड़ती है कि जब ये इतना बड़ा क्षेत्र है तो इसका प्रशासन कैसे चलाते होंगे? ये जो खलीफा है वो प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर चलाता होगा? ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और देखिए, प्रशासन के लिए इन्होंने जो इनका संपूर्ण साम्राज्य है, संपूर्ण जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य को इन्होंने प्रांतों में बांट दिया। किसमें डिवाइड किया है? प्रांतों में विभाजन कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? इस साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन कर दिया। अच्छा, ठीक बात है भाई, प्रांतों में विभाजन तो इन्होंने कर दिया। अब प्रांतों का शासन कौन चलाएगा? अब प्रांतों के शासन चलाने के लिए यहां पर गवर्नर की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई है? राज्यपाल या गवर्नर की नियुक्ति की गई है। और अगर इनकी भाषा में ही अगर हम बात कर लें तो यहां पर जिसकी नियुक्ति की गई है उसे हम क्या कहेंगे? अमीर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रांतों के अंदर अमीर की नियुक्ति की गई, जो इस प्रांत का पूरा शासन का जो है वो व्यवस्था संभालेगा। और इन प्रांतों से अब जो धन है अर्थात राजस्व की राशि हो गई, पूरा जो धन है वो किसे प्रेषित कर दिया जाएगा? केंद्रीय कोष के अंदर भेज दिया जाएगा। अब केंद्रीय कोष जो मदीना के अंदर है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब केंद्र को जो है वो यहां से मिल जाएगा, केंद्रीय कोष में आ जाएगा। केंद्रीय कोष को इन्होंने एक नाम दिया है, ये नाम है बेत अल माल। बेत अल माल, ठीक है, ये नाम याद रख लेना, पूछा जा सकता है। बेत अल माल का मतलब ही होता है केंद्रीय कोष के अंदर। तो अब जो सारी धनराशि है वो कहां पहुंच रही है? विभिन्न प्रांतों से होती हुई कहां पे आ रही है? वो सारी पहुंच रही है केंद्रीय कोष से। और इस केंद्रीय कोष के समृद्ध होने से, अर्थात बहुत ज्यादा मात्रा में अगर यहाँ पे धन अब उपलब्ध है, तो इन्होंने सेना क्या कर दिया है? सेना को संगठित कर दिया है। इसका मतलब अब इन्होंने जो सेना तैयार की है वो किस प्रकार की सेना हो गई? इनके पास में एक संगठित सेना जो है वो इन्होंने खलीफाओं ने तैयार कर ली। इस सेना के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये जो सैनिक थे ये बेदुइन थे। कौन थे? बेदुइन। ठीक है, ये हमने समझ रखा है भैया बेदुइन क्या होता है, समझा हुआ है ना। बेदुइन क्या है? बेदुइन एक खानाबदोश लोग जो है, इनके लिए ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है। तो ये जो खानाबदोश लोग थे इनको इन्होंने क्या रूप दे दिया? सैनिकों का रूप दे दिया। और इन बेदुइन जो ये इनको सैनिक कह रहे हैं, हम किसके नाम ले रहे हैं? अभी हम इनको सैनिक के रूप में जान रहे हैं। और इन सैनिकों को रहने के लिए दो जगह पे इनके शिविर भी स्थापित कर दिए थे, एक तो है कूफा और एक है बसरा।
कूफा और बसरा में इनके क्या स्थापित किए गए थे, शिविर स्थापित किए गए थे, यहाँ पर सैनिकों को रखा गया था। कूफा और बसरा के अंदर सैनिक शिविर स्थापित करने के पीछे भी कारण है, ये सब जो बेदुइन लोग हैं ये सारे रेगिस्तान के निवासी है। कहाँ के निवासी हैं? रेगिस्तान के निवासी है। और इन रेगिस्तान के निवासियों का जो कूफा और बसरा ये भी वहीं पे है, तो ये तो यहाँ पर क्या है, इनका वहां से संबंध है, तो वहां अपनी ही परिस्थिति के अंदर ये आसानी से रह सकते हैं। और दूसरा क्या है, कूफा और बसरा के ऊपर जो मदीना से है वो डायरेक्ट नियंत्रण भी खलीफा के द्वारा इनके ऊपर नियंत्रण भी रखा जा सकता था, प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा जा सकता था। तो इस प्रकार से इन्होंने एक पूरी जो है संगठित साम्राज्य का और प्रशासन का निर्माण जो है 644 ईस्वी तक जो है, अर्थात मोहम्मद साहब के देहावसान के आने वाले एक दशक के अंदर ही, मतलब 10 वर्षों के अंदर ही काफी बड़ा विस्तृत साम्राज्य जो है वो यहाँ पर खड़ा हो गया है। तो एक बार से हम इसको वापस से देख लेते हैं, जितना अभी हमने जाना है 632 से 44 तक का पूरा घटनाक्रम। 632 से 44 तक का घटनाक्रम हमने ये समझा कि विभिन्न खलीफाएं जो है उनके जो समस्याएं थी उसमें सबसे बड़ा सेना और क्षेत्र प्राप्त करना था। तो इससे लिए इन्होंने क्या किया, गनीमा प्राप्त करने की कोशिश की, अर्थात विभिन्न जगहों पर इन्होंने धावे बोले, जिसमें बाइजेंटाइन और ईरानी साम्राज्य प्रमुख आता है, और इनको इसने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर कई सारी समस्याएं थी इन साम्राज्यों में, जिस वजह से ये जीतने में सफल रहे और एक बड़ा क्षेत्र जो है वो इन्होंने अपने यहाँ पे प्राप्त कर लिया। इस बड़े क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए इसने संपूर्ण साम्राज्यों को क्या कर दिया, प्रांतों के अंदर विभाजित कर दिया है। इन प्रांतों के अंदर गवर्नर यानी कि अमीर की नियुक्ति इन्होंने करी, और यहां से फिर जो है वो केंद्रीय कोष के अंदर धन भेज दिया जाता था, बैतुल माल जिसको हमने कहा है। और केंद्रीय कोष की सहायता से एक संगठित सेना जो है वो तैयार हुई, और इस संगठित सेना को क्या कहा गया, इसमें जो सैनिक है वो बेदुइन थे अर्थात खानाबदोश थे, और इन सैनिकों के जो शिविर है वो कहां पे स्थापित किए गए थे भाई, खूफा और बसरा के अंदर जो है वो इनके सैनिकों के शिविर स्थापित किए गए थे। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने 632 से 644 तक का शासन जो है वो पढ़ लिया है, अर्थात उमर तक का जो शासन है वो हमने पढ़ लिया। यहां से शुरू होता है उस्मान, यहां से तीसरा जो खलीफा बन रहा है वो कौन है, उस्मान। तो अब हम देखते हैं कि उस्मान के द्वारा जो है वो क्या क्या कार्य यहां पर किए गए हैं। तो देखिए तीसरा खलीफा आता है भैया उस्मान। ठीक है, हमने 644 तक का तो अध्ययन कर लिया, तो अब ये 644 के अंदर ये खलीफा बनते हैं, जो कि कितने तक रहेंगे, 656 तक जो है वो ये खलीफा रहेंगे। 644 से लेकर के और 656 ईस्वी तक जो है ये खलीफा के रूप में कार्य करते हैं। देखिए इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं, ये स्वयं जो है वो कुरैश कबीले के थे। एक चीज तो ये याद रखना, ये कौन से हैं, कुरैश कबीले के। ठीक है, कुरैश कबीला। इससे पहले भी इनसे पहले जो आए हैं, जैसे हमने बात करी अबू बकर के बारे में और उमर के बारे में, इन्होंने अपने स्वयं के कबीले को इतना ज़्यादा जो महत्व है वो प्रदान नहीं किया, अर्थात उसको आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। लेकिन यहाँ पर एक समस्या कर रहे हैं ये, इन्होंने क्या किया है, कुरैश कबीले से संबंधित थे और अपने संबंधियों को, किसको, अपने संबंधियों को। अब इसमें संबंधियों की बात आए तो यहां पर हम यही समझ सकते हैं कि कौन से कबीले के लोग को, कौन से कबीले के, कुरैश कबीले के लोग को, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये कुरैश कबीला है कहां का, मक्का का। कहां का है भाई, मक्का वासियों को इन्होंने नियुक्तियां ज्यादा प्रदान की। किसको, कुरैशों को, या मक्का वासी जो थे, मक्का के जो लोग थे। हालांकि अब ये साम्राज्य तो बहुत बड़ा हो चुका है और इसमें कई सारे प्रांत बनाए हुए हैं, तो उन प्रांतों का भी जो है शासन में भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर ऐसा नहीं करते, ये अपने संबंधियों को है वो नियुक्ति अधिक देते हैं। को नियुक्ति में क्या दे रहे हैं, ये वरीयता देते हैं, को नियुक्ति में वरीयता। ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मक्काकरण जो है इस संप्रदाय का बढ़ रहा है, अर्थात मक्का के निवासियों की बहुत ज्यादा जो है वो इसके अंदर संख्या हो गई है। इसका एक हमें उदाहरण भी मिलता है, इन्होंने ही अपने एक संबंधी थे जिसका नाम है मुआविया। क्या नाम है, मुआविया, या मुआविया भी कहते हैं। मुआविया जो है इनको इन्होंने क्या किया, सीरिया का राज्यपाल बनाया। कहाँ का राज्यपाल बनाया है भाई, सीरिया का राज्यपाल, मतलब गवर्नर माने अमीर। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया है, सीरिया का राज्यपाल जो है वो किसको बना दिया इन्होंने, अपने ही एक संबंधी मुआविया को बनाया। ये मुआविया जो है आगे हमारे काम आने वाला है, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इसको। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, इनके इस कार्य की वजह से, अर्थात मक्कावासी और कुरैश कबीले के और अपने संबंधियों को इस इस्लामिक संगठन के अंदर पदों के ऊपर जो है वो अत्यधिक इन्होंने नियुक्ति की। इस वजह से इनका जो क्या हुआ है, विरोध हुआ है। क्या हुआ, यहाँ पे विरोध हुआ और विद्रोह खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो गया, विद्रोह खड़ा हो गया, खास तौर से मिस्र के अंदर। कौन सी जगह पे, मिस्र के अंदर। मिस्र से 1000 जो है लोगों का समूह जो है वो मदीना के अंदर प्रवेश करने में सफल रहा और इन्होंने क्या कर दी, उस्मान की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक बात है, तो इस प्रकार से उस्मान की क्या हो गई, 656 के अंदर क्या हुई है, हत्या हो गई।
ठीक है, अब हम देखते हैं इनसे जो अगले खलीफा है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इनसे अगले खलीफा बनते हैं अली। कौन से अगले खलीफा है? अली। ठीक है, अली कब से बनते हैं भैया? 656 से लेकर के, और अंतिम हमने बात की थी इन खलीफाओं का जो समय लास्ट चलेगा वो 661 तक चलने वाला है। तो 656 से लेकर के और 61 तक का जो कार्यकाल है वो किनका रहेगा? अली का रहेगा। अली खलीफा है। ठीक है, अब देखिए ये जो अली है ये वास्तव में तो कौन है? ये मोहम्मद साहब के दत्तक पुत्र है। क्या है? दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र। और इसी के साथ साथ देखिए ये इनके दामाद भी है। क्या है? दामाद भी है। ठीक है, अब उस्मान की हत्या हो गई है तो उस समय भी इन्होंने कोई फिक्स तय नहीं कर रखा था कि उत्तराधिकारी कौन बनने वाला है। तो इस वजह से जब अली यहाँ पर खलीफा बनते हैं तो इनके संगठन के अंदर दो भाग हो जाते हैं। कितने भाग हो जाते हैं? दो भाग। एक भाग तो होता है इनके समर्थकों का, एक भाग तो क्या होते हैं? इनके समर्थक, मतलब जो खलीफा बनना, अली का खलीफा बनना स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरा भाग जो है वो है विद्रोह का, अर्थात ये जो है वो यहाँ पे इनका खलीफा बनना जो है स्वीकार नहीं करते, अली को खलीफा बनाना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो हम चीज़ देख रहे हैं समर्थक और विद्रोह, ये क्या है? यहाँ पर इस्लाम के अंदर प्रथम गृह युद्ध का लक्षण है। ये क्या है? ये प्रथम गृह युद्ध का प्रारंभ है। आई बात समझ में? यहाँ से इन्होंने गृह युद्ध के भी लक्षण प्राप्त होने लगे गए हैं। ठीक है, हमने बात करी है कि खलीफाओं का शासन और फिर उसके अंदर क्या आने वाले हैं? गृह युद्ध आने वाले हैं। तो ये यहाँ से गृह युद्ध की जो स्थितियां हैं वो प्रारंभ हो रही है। तो इनके जो समर्थक थे, इनकी सलाह पर, इन समर्थकों की, अपने अनुयायियों की सलाह पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने, अली ने अपनी राजधानी कहाँ पे है भाई? मदीना के अंदर, मदीना से ट्रांसफर कर दी और खूफा ले गए। कहाँ ले गए? खूफा। ठीक है, ये खूफा जो है ये इराक के अंदर स्थित है। अभी कहाँ पे है? इराक में है खूफा। तो इन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी खूफा के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खूफा में हमने जस्ट अभी पहले पढ़ा कि खूफा और बसरा के अंदर सैनिक शिविर भी स्थापित किए हुए थे, तो इनकी सुरक्षा यहाँ पर ज्यादा थी। ठीक है, इसलिए इन्होंने खूफा में राजधानी ट्रांसफर कर दी। अब देखिए विद्रोही जो गुट है इसका नेतृत्व कर रहे हैं मोहम्मद साहब की पत्नी, मोहम्मद साहब की बीवी जो है आयशा। कौन है? बीवी आयशा इस विद्रोही गुट का क्या कर रही है? नेतृत्व कर रही है। तो इसके नेतृत्व में, मतलब आयशा के नेतृत्व में क्या हो रहा है? यहाँ पे अली के खिलाफ में विद्रोह हो रहा है। और इस विद्रोह के कारण यहाँ पर एक युद्ध आएगा जिसको हम देखते हैं 657 ईस्वी के अंदर। कौन सी ईस्वी के अंदर युद्ध होता है? यहाँ पे 657 ईस्वी के अंदर यहाँ पे एक युद्ध होगा। उस युद्ध के बारे में देखते हैं क्या घटनाक्रम हो रहा है। यहाँ पे युद्ध होता है बीबी आयशा के बीच में। किसके? आयशा का जो दल है उसके बीच में, और किसके बीच में हो जाएगा? यहाँ पर खलीफा अली के बीच में। ठीक है, ये हो गए खलीफा अली। अब ये जो युद्ध है इसका नाम भी हमें याद रख लेना है। इस युद्ध को हम कहते हैं जंग-ए-जमल। क्या बोलते हैं? जंग-ए-जमल। ठीक है, ये नाम याद रख लेना इसका। या फिर इसे ऊंटों की लड़ाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंटों की लड़ाई या ऊंटों की लड़ाई का युद्ध। ठीक है, ऊंटों का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध जो होता है, इस युद्ध के अंदर विजय होते हैं खलीफा अली। इसका मतलब कौन विजय हो गए? यहाँ पे अली जो है वो विजय हो गए, आयशा दल तो जो पराजित हो गया। अब एक बार जब आयशा दल को पराजित कर दिया है, अली विजित हो गए हैं, तो यहाँ पर अब लगभग जितना भी मुस्लिम साम्राज्य था वो इनको खलीफा स्वीकार कर चुका था। अन्य को तो प्रॉब्लम थी ही नहीं हालांकि, लेकिन यहाँ पर एक नई समस्या खड़ी हो रही है। और नई समस्या क्या खड़ी हो रही है कि जो सीरिया के अंदर राज्यपाल बनाया हुआ है, कौन सी जगह पे? सीरिया के अंदर जो राज्यपाल बनाया हुआ है, किसको बनाया था भाई? अभी जस्ट हमने बात की थी मुआविया को। किसको बनाया हुआ है? मुआविया को यहाँ पे राज्यपाल बनाया हुआ है। अब ये मुआविया जो है ये क्या कर रहा है भाई? यहाँ पर विद्रोह कर देगा अली के खिलाफ में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब बीवी आयशा के विद्रोह को दबाया गया तो सेकंड जो विद्रोह खड़ा हो गया वो किसका हो गया? मुआविया का जो है वो विद्रोह खड़ा हो गया। अब मुआविया विद्रोह करता है तो क्या घटनाक्रम बनेगा उस बात को समझते हैं। देखिए, ये मुआविया विद्रोह कर रहा है और विद्रोह के बाद में ये क्या कर देता है? अली की हत्या करवा देता है खूफा के अंदर। अली की क्या हो जाती है? हत्या। खूफा के अंदर एक मस्जिद है, वहां पे इसकी अली की हत्या कर दी जाती है। हालांकि अली और मुआविया के बीच में एक संधि भी हो जाती है और उस संधि के तहत उस
उस संधि के पश्चात कुछ लोग जो है जो इसके अनुयायी ही थे अली के, वो इनके खिलाफ हो जाते हैं और कुछ जो है वो इनके अनुयायी बने रहते हैं। तो जो इनके अनुयायी इनके खिलाफ हो जाते हैं वो ही क्या कर देते हैं, अली की हत्या कर देते हैं। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे ये देखा कि अली की हत्या होगी मुआविया के विद्रोह के बाद में, और मुआविया ने जो है वो यहाँ पर स्वयं को क्या घोषित कर दिया, खलीफा घोषित कर दिया 661 के अंदर। ठीक है, तो अब अली के बाद में जो है यहाँ पर कौन बन जाते हैं, खलीफा जो है मुआविया खलीफा बनेगा। ये उमैया वंश के स्टार्ट कर, अभी हम अगली स्लाइड में इसको देखेंगे। तो यहाँ पर जब अली की हत्या हो जाती है तो यहाँ पे एक घटनाक्रम और आता है, इस 560 से कुछ आगे चल करके 80 के आसपास में इनका पुत्र है हुसैन। इनका पुत्र कौन है, हुसैन। ठीक है, अली का पुत्र है ये। और जो हुसैन है इनकी भी हत्या कर दी जाती है, इनकी भी क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। और ये की जाती है करबला के मैदान में, करबला के मैदान के अंदर, करबला के मैदान में इनकी क्या की जाती है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है, ये हत्या कौन करता है, ये हत्या करता है यजीद। कौन कर रहा है, यजीद कौन है, ये मुआविया का जो खलीफा नया बन रहा है ना, इसका पुत्र है, मुआविया का क्या है, पुत्र है। इसके द्वारा हुसैन की क्या कर दी जाती है, करबला के मैदान के अंदर हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक का घटनाक्रम पढ़ लिया। ये जो चीज़ है, यहाँ से अली की हत्या के बाद में मुस्लिम धर्म जो है वो दो भागों में बंट भी जाता है। आगे चल करके हम इसको पढ़ने वाले हैं कि मुस्लिम धर्म जो है यहाँ से, हालांकि ये अपने सिलेबस की बात नहीं है, अलग से नोट डाल के देख लो, मैं इस चीज़ को आपको बता देता हूँ कि मुस्लिम धर्म जो है वो आगे चल करके दो भागों में बंट जाता है। दो भाग कौन से बन जाते हैं भैया, एक तो शिया और दूसरे सुन्नी। ठीक है, तो जो शिया है वो क्या होते हैं, वो पहला जो खलीफा है वो अली को मानते हैं। किसको मानते हैं, अली को क्या मानते हैं, पहला खलीफा। इनका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में अबू बकर, उमर और उस्मान जो खलीफा बने वो किसी संप्रदाय या किसी कबीले के मुखिया थे और उनको उत्तराधिकारी बनाया गया था। इनके मोहम्मद साहब के ये जो रक्त संबंध से संबंधित नहीं थे या इनके वंशज नहीं थे, लेकिन अली जो है वो इनके दत्तक पुत्र थे और दामाद भी थे। तो ये वास्तविक जो खलीफा है वो किसको मानते हैं, अली को ही प्रथम खलीफा मानते हैं। कौन से वाले लोग, शिया के लोग। और शिया के लोग जो है वो करबला के मैदान में हुसैन की जो है वो हत्या हो जाने के कारण, जो रमजान इनका जो महीना होता है उसके अंदर ये क्या करते हैं, शोक भी कुछ अगले 10 दिनों के लिए मनाते हैं। और जो सुन्नी है, ये जो सुन्नी है ये जो है प्रथम खलीफा अबू बकर से ही प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ये एक अलग जानकारी की बात थी, आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए, हालांकि ये अपने सिलेबस की बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक ये देखा कि जो प्रारंभिक खलीफा थे, अर्थात हमने कहां से लेकर के कहां तक का कार्यकाल देखा है, 632 से लेकर के और 661 ईस्वी तक का जो काम है वो हमने समझा है प्रारंभिक खलीफाओं के शासन के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो अंतिम खलीफा है प्रारंभिक खलीफाओं में अली, उसकी क्या कर दी है, हत्या कर दी है और एक नया राजवंश स्थापित होगा, उमैया राजवंश। ठीक है, तो अली के बारे में हमने क्या क्या देखा है उसको जल्दी से एक बार वापस से देख लेते हैं। अली के बारे में हमने पढ़ा कि मोहम्मद साहब के दत्तक पुत्र थे और इनके दामाद भी ये थे, और इनके समय में कुछ इनके समर्थक रहे, कुछ इनके विरोध में रहे। तो इसका मतलब ये प्रथम गृह युद्ध का यहाँ पे प्रारंभ होने के हमें साक्ष्य या लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने राजधानी जो है वो मदीना से खूफा मतलब इराक के अंदर वहाँ पे ट्रांसफर कर दी और इनके खिलाफ में विद्रोह हुआ पहला, जिसमें ऊँटों के युद्ध या जंग जमल के अंदर इन्होंने आयशा बीवी को पराजित किया। लेकिन उसके बाद में फिर से विद्रोह कर दिया। किसने किया, सीरिया के राज्यपाल मुआविया के द्वारा विद्रोह हो गया और इस विद्रोह के अंदर क्या हो गई, अली की क्या हो गई, हत्या हो गई और मुआविया जो है वो नया राज्यपाल खलीफा बन जाता है इस्लामिक साम्राज्य का। ठीक बात है, तो यहां पर हमने देख लिया कुल मिलाकर के कि हमने यहाँ उस्मान की भी बात कर ली और उसके बाद में हमने यहाँ पे किसकी बात कर ली, अली की भी बात कर ली। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास में अगला जो है वो आता है उमैया राजवंश की स्थापना, और उमैया राजवंश की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति इसमें लिखा हुआ है, कौन है आपके लिए, मुआविया। ठीक है, तो देखिए बात कर ले उमैया राजवंश की, तो हमने देख लिया 661 ईस्वी से प्रारंभ होता है और ये राजवंश चलेगा 750 ईस्वी तक। कब तक चलने वाला है ये, 661 ईस्वी से प्रारंभ होकर के और 750 ईस्वी तक ये कार्यकाल चलेगा उमैया राजवंश का। ठीक है, जिसमें सबसे पहला शासक कौन है, मुआविया। अब देखिए मुआविया ने क्या कार्य किया, सर्वप्रथम तो ये क्या बन गया 661 ईस्वी के अंदर,
661 ईस्वी में ये क्या बन गया है भैया, खलीफा बन गया। और खलीफा बनते ही अब ये खूफा के अंदर तो जाकर के बैठेगा नहीं, क्योंकि वहां तो अभी कौन समर्थक है, अली के समर्थक शेष बचे हुए हैं। तो इन्होंने खलीफा बनते ही सबसे पहले तो क्या की, राजधानी परिवर्तन की, मतलब राजधानी किसको बनाया, अब इन्होंने राजधानी बनाया है दमिश्क को। किसको बना दिया राजधानी भैया, दमिश्क। दमिश्क जो है वो राजधानी अब बन गई। इस राजधानी का क्रम भी याद रखना, सबसे पहले हमने बात की थी मदीना राजधानी बनी हुई है, उसके बाद में हमने बात करी है खूफा, वो राजधानी बनी, एंड थर्ड वन कौन सी बन रही है, थर्ड बन रही है दमिश्क। ठीक है, इसके आगे भी राजधानियां परिवर्तित होगी, तो ये याद रखना एक क्रम हमें। तो अब इन्होंने क्या किया, खलीफा ने राजधानी जो है वो दमिश्क ट्रांसफर कर दी, पहली बात तो ये हो गया। ठीक है भाई, राजधानी तो वहां कर दी, कोई बात नहीं। अब इस राजधानी के अंदर, इस राजधानी का वो क्या करना चाहता है, स्थायीकरण करना चाहता है, अपने साम्राज्य को और अपने वंश को जो है वो एक स्थायी रूप देना चाह रहा है मुआविया। तो मुआविया अब यहाँ पर क्या करता है, इसको पता है कि अगर किसी शासक को, अगर किसी शासन को स्थापित करना है तो उसके समक्ष एक उदाहरण पड़ा है। उदाहरण कौन सा है, बाइजेंटाइन साम्राज्य, काफी लंबे समय से चला आ रहा था और उसकी कुछ विशेषताएं थी। तो इसने भी क्या किया, इसने भी बाइजेंटाइन जो साम्राज्य था, बाइजेंटाइन साम्राज्य की जो दरबार की विशेषताएं थी, साम्राज्य की दरबारी जो रिवाज थे, ठीक है, उनको अपनाया, कि दरबारी रिवाज को इसने क्या कर लिया, अपनाया। ठीक है, अपने यहां पर भी इसने क्या कर दिया, लागू कर दिया। इससे पहले के जो खलीफा है वो शानो शौकत और भव्यता के ऊपर इतना जो है वो भार नहीं देते थे, इतना जोर नहीं देते थे, लेकिन इसने बाइजेंटाइन साम्राज्य की नकल करते हुए दरबार के अंदर जो है वो भव्यता का जो है प्रदर्शन वो अत्यधिक मात्रा में किया था। हालांकि अली जो है वो सादे जीवन के पक्षधर थे, वो इसी वजह से इनके बीच में क्या था, जो है मनमुटाव था, विरोध था दोनों के बीच में, एक एक करके। मुआविया का जो सोचने का तरीका वो अलग था और अली का अलग था, इसी वजह से विद्रोह हुआ और नए खलीफा कौन बने, यहाँ पे मुआविया बन गए। तो पहला कार्य क्या किया, साम्राज्य को स्थायीकरण देने के लिए इन्होंने बाइजेंटाइन साम्राज्य की नकल करी, उसके दरबारी जो रीति रिवाज है वो सारे जो है, शासन की प्रक्रिया है, प्रशासनिक संगठन जो है उसको यहाँ पर इन्होंने कॉपी किया। राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी इन्होंने, दमिश्क के अंदर ट्रांसफर कर दी। अब आगे देखते हैं कि इसके अलावा और ये क्या कार्य करेंगे। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे वंशानुगत उत्तराधिकार को लागू कर दिया। किसको लागू किया है, वंशानुगत उत्तराधिकारी परंपरा। ठीक है, वंशानुगत उत्तराधिकारी परंपरा को यहाँ पे ये लागू कर रहे हैं। वंशानुगत उत्तराधिकारी का मतलब क्या हुआ कि मुआविया ने अपने पुत्र को पूर्ण संपूर्ण मुस्लिम साम्राज्य के अंदर अगला उत्तराधिकारी स्वीकार करवा लिया, और ये जो प्रक्रिया है ये आगे भी चलती रहेंगी। अन्य खलीफाओं ने भी जो आगे बनेंगे उन्होंने भी इसका पालन किया है। तो कुल मिलाकर के अब इन्होंने क्या किया है, वंशानुगत जो उत्तराधिकारी परंपरा है वो प्रारंभ कर दी। इसी वजह से ये जो वंश है वो काफी समय तक चलेगा, 750 तक चलेगा, और इसके बाद जो अगला आएगा अब्बासी राजवंश, वो इससे भी ज्यादा समय के लिए 200 वर्षों तक जो है वो स्थिर रहेगा। तो इन्होंने वंशानुगत उत्तराधिकार की, और यहाँ पर इन्होंने जितने भी परिवर्तन किए हैं, इन परिवर्तनों से अब जो है इस्लामी क्या है, साम्राज्य के अंदर निर्माण हो गया है, इस्लामिक साम्राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, इससे पहले एक छोटा राज्य था, लेकिन अब एक बड़े साम्राज्य के अंदर ये बदल रहा है, क्योंकि पूर्ण रूप से संगठित प्रशासन के द्वारा। अब ये जो साम्राज्य यहाँ पर गठित हो रहा है, यहाँ पे मित्रों एक ध्यान देने वाली बात है। अगर हम बात करें इसका आधार क्या है, तो अगर हम कहें कि इसका आधार इस्लाम है तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। इस साम्राज्य का आधार जो है वो इस्लाम नहीं है। यहां से जो राजवंशों के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया जा रहा है वो इस्लाम पे आधारित नहीं किया जा रहा है। उसके क्या है, इसके अंदर देखिए शासन कला है, इसमें क्या है, शासन कला है जिस पर ये आधारित है। और क्या है, और देखिए सीरियाई सैनिकों की वफादारी है। क्या है, सीरियाई सैनिकों की वफादारी, जिस पर यह साम्राज्य आधारित है। और चीज देखिए इसमें और क्या है, इसमें और देखिए इसमें है ईसाई धर्म के सलाहकार नियुक्त किए हैं। इसने क्या किए, अपने सलाहकार किसको बनाया है, ईसाई धर्म के लोगों को इसने क्या बनाया है, अपना सलाहकार बनाया। और देखिए क्या चीज कर रहा है ये, और देखिए यहाँ पे जरतुस्त धर्म, कौन से धर्म, जरतुस्त जो धर्म है उस धर्म के लोगों को भी ये शामिल कर रहा है। जरतुस्त धर्म के अधिकारी कर्मचारी नियुक्त कर रहा है, अधिकारी कर्मचारियों को ये क्या कर रहा है, नियुक्त कर रहा है। ये सब कुछ लिखने का मुद्दा क्या है, कारण क्या है, देखिए यहां से हम एक धर्म निरपेक्ष राज्य की बात देख रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, धर्म निरपेक्ष
इसको समझ लेना। मोहम्मद साहब ने कहा था कि यदि इस समुदाय का या इस समुदाय के क्षेत्र का आपको हिस्सा बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनिवार्य शर्त रखी थी उन्हें, धर्मांतरण। क्या रखी थी, धर्मांतरण। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं हो रही है। ईसाई धर्म का लोग है, ईसाई ही इनको माना जा रहा है, अपने राज्य के अंदर इनको संरक्षण दे रहा है मुआविया, और इनको क्या कर रहा है, प्रशासन के अंदर भागीदार भी बना रहा है। जस्तुस धर्म के लोग हैं, इन्हें भी अधिकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर रहा है। धर्म छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर रहा, हालांकि धर्म का क्या कर रहा है, उनका संरक्षण कर रहा है। कुछ कर जो है वो धार्मिक कर जो है वो इनसे जरूर लिए जा रहे हैं, लेकिन सभी को क्या किया जा रहा है, शासन में भागीदार बनाया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। इसी वजह से जो है ये साम्राज्य क्या हो रहा है, एक बड़े क्षेत्र के अंदर फैल रहा है और संगठित रूप से क्या हो रहा है, स्थापित हो रहा है। ठीक बात है। तो ये बात तो हमने पूरी कर ली। किसके बारे में कर ली कि पहला जो व्यक्ति है आपका मुआविया। ठीक है, तो मुआविया ने क्या क्या कार्य किए हैं वो हमने देख लिए। अब अगला आता है अपने पास में शासक, कौन आएगा, अब्द अल मलिक। ये इसी राजवंश का है। कौन से राजवंश का है, उमैया राजवंश का ही शासक है अब्द अल मलिक। अब्द अल मलिक के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं उन चीजों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे अब्द अल मलिक, हमें इस उमैया राजवंश के बारे में दो ही शासकों को पढ़ना है। पहला हमने मुआविया को पढ़ लिया है, सेकंड हम किसके बारे में जान रहे हैं, अब्द अल मलिक के बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए अब्द अल मलिक ने जो राज्य का रूप तैयार किया, जो राज्य का स्वरूप बनाया, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो राज्य का स्वरूप इन्होंने दो तरीके का बनाया है। कौन से दो तरीके हैं, पहला तो था इनका इस्लामिक राज्य, मतलब इस्लामिक राज्य का स्वरूप रखा इन्होंने बरकरार। ठीक बात है। और दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, इन्होंने अरबी साम्राज्य या अरबी राज्य का रूप जो है वो भी बरकरार रखा है। ठीक है, अब दोनों को समझते हैं किस प्रकार से। अगर हम बात कर लें कि भाई अरबी का रूप इन्होंने कैसे रखा, तो इन्होंने यहाँ पर अरबी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, अरबी भाषा का प्रशासन में प्रयोग, ठीक है, अनिवार्य कर दिया है। अब प्रशासन जो होगा वो कौन सी भाषा में होगा, अरबी भाषा का प्रशासन में इन्होंने क्या किया है, प्रयोग कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि अरबी भाषा का प्रयोग यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे इनका क्या हो गया, राज्य जो है वो एक अरबी राज्य के रूप में सामने आ रहा है। अब देखिए इस्लाम का जो है वो इस साम्राज्य कहलाएगा, वो किस प्रकार से कहलाएगा, तो इन्होंने क्या किए हैं, इनसे पहले यहाँ पर जो सिक्के चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, सिक्के या मुद्रा की अगर बात करें, किसके चल रहे होंगे, ये रोमन साम्राज्य की विशेषताओं के सिक्के चल रहे हैं। बाइजेंटियन जो साम्राज्य है उस साम्राज्य के सिक्के जिस प्रकार के थे उसी प्रकार के जो सिक्के हैं यहाँ पे अभी भी चल रहे हैं। देखिए यूनानी सिक्के कह सकते हैं हम इन्हें। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोमन विशेषताओं वाले सिक्के चल रहे हैं, जैसे कि सोने की दिनार, सोने का सिक्का चल रहा है एक, तो जिसको हम कह देते हैं दिनार, क्या कहेंगे, सोने का दिनार। यहाँ पे एक चांदी का सिक्का भी चल रहा है, और चांदी का जो सिक्का है उसको हम कहते हैं दिरहम, क्या कहेंगे, दिरहम। और ये जो सिक्के हैं दिनार और दिरहम, इनके ऊपर क्या है, रोमन लेख है। कौन से हैं, रोमन प्रभाव है इन सिक्कों के ऊपर। और रोमन प्रभाव में भी क्या है, इनके ऊपर देखिए, इनके ऊपर एक तो आपके वो सूली का जो क्रॉस का जो निशान आता है, ये चिन्ह जो है इन सिक्कों पे बनाया हुआ मिलता है। प्लस यहाँ पर क्या मिलती है, अग्निवेदियाँ, अग्निवेदी जो है वो इन सिक्कों के ऊपर बनाई हुई है। इसको सलीब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सलीब का जो है वो निशान बना हुआ है सिक्कों के ऊपर, और रोमन प्रभाव है इन सिक्कों के ऊपर। अब ये अब्द अल मलिक क्या करता है, इस प्रभाव को तो हटा देता है। ये जो इसके ऊपर आकृतियां बनी हुई है, इन आकृतियों को तो इसने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, इन सिक्कों के ऊपर से हटाया। और अब यहाँ पे क्या लिखवाए हैं, इन्हीं सिक्कों के ऊपर अरबी भाषा में लेख लिखवाए। क्या लिखवाए इन सिक्कों के ऊपर, अरबी भाषा में लेख लिखवाए, जिसमें इन्होंने कलीला जो होता है वो सिक्कों के ऊपर अंकित करवाया, अर्थात अल्लाह एक ही है, अल्लाह ही सृष्टि है, इस प्रकार का जो है कुछ लेख लिखवाए। इसके अलावा इसने जो सिक्के लगाए हैं उसमें खुद के चित्र भी है, इनके खुद का जो है वो चित्र उस सिक्के के ऊपर बनाया हुआ, जिसके अंदर उन्होंने पारंपरिक अरबी वेशभूषा को धारण कर रखा है। उस चित्र के अंदर पीछे पूरा लंबा सा चोगा दिखता है। ये इस प्रकार के सिक्के जो चलाए हैं ये इस्लामिक सिक्के कहलाते हैं। कौन से सिक्के कहलाते हैं भैया, इस्लामिक सिक्कों का प्रचलन जो है वो यहाँ साम्राज्य के अंदर हुआ, जिसपे अरबी भाषा के अंदर लेख वगैरह लिखे गए थे। इसके अलावा देखिए अब्द अल मलिक जो है यहाँ पर एक जेरूसलम शहर है, कौन सा है, जेरूसलम। जेरूसलम के अंदर इन्होंने डोम ऑफ रॉक का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवा रहा है, जेरूसलम में इस्लामिक प्रतीक के रूप में डोम ऑफ रॉक, ठीक है,
जो मोहम्मद साहब की अंतिम यात्रा है उसके लिए एक ये रहस्यमय चित्र जो है वो प्रस्तुत करता है। डोम ऑफ रॉक, एक बड़ी चट्टान के ऊपर जो है वो चट्टान की सहायता से यहाँ पर एक जो है मस्जिद नुमा आकृति वो बनाई गई है। डोम ऑफ रॉक बोलते हैं। ये कहाँ पे बनाई है इन्होंने? इस जेरूसलम के अंदर निर्मित की है। किसने की है? अब्द अल मलिक ने निर्मित की है। दूसरा इनका मुख्य योगदान क्या है? दूसरा इनका मुख्य योगदान है भैया जो सिक्के हैं वो प्रचलित किए। कौन से प्रकार के सिक्के हो गए? ये इस्लामिक प्रकार के सिक्के हो गए, जहाँ पे सोने का कौन सा सिक्का था? दिनार। और चांदी का कौन सा था भाई? दिरहम। जिन पे क्या था? रोमन प्रभाव था, जिन पे सलीब और अग्निवेदिका बनाई हुई होती थी। इनको इसने क्या कर दिया? हटा दिया, मिटा दिया। और क्या करवाया? अब अरबी भाषा में लेख प्लस चित्रांकन क्या करवाया है? चित्रांकन भी करवाया है। स्वयं का चित्रांकन इन्होंने करवाया। हालांकि इस्लामिक धर्म के अंदर मनुष्य या जानवरों की आकृति जो रूप है उसको उकेरना ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया, तो आगे चल करके जो है वो इस प्रकार की विशेषताएं हमें कम ही प्राप्त होंगी। लेकिन एक बार जो है वो हमें यहाँ से इनका चित्रांकन प्राप्त हो रहा है। अब्दुल मलिक की जो वेशभूषा इसने धारण कर रही है उसमें अरबी वेशभूषा पहनी हुई दिखाई देती है। आ गई बात समझ के अंदर। तो कुल मिलाकर के अब हमने ये देखा यहाँ पर कि जो उमैया राजवंश है इसके समय में भी काफ़ी जो है वो इस्लाम की क्या हो रही है? प्रगति हो रही है और एक संगठन का जो है वो निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो हमने उमैया वंश की स्थापना 661 से लेकर के 750 तक हमने पढ़ ली, जिसमें हमने 2 शासकों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम अगली देखते हैं अब्बासी क्रांति के बारे में। कौन सी क्रांति है? देखिए अब्बासी क्रांति। देखिए अगर अब्बासी क्रांति की बात करें तो ये 750 ईस्वी से प्रारंभ हो जाएगी। कब से प्रारंभ हो जाएगी भैया? 750 से ये प्रारंभ होगी। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि अब्बासी क्रांति किस प्रकार से हो रही है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो ये 750 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक नया वंश प्रारंभ हो जाएगा, अब्बासी वंश। कौन सा वंश प्रारंभ होगा भैया? अब्बासी वंश। ठीक है, और ये अब्बासी वंश का प्रारंभ होता है, देखिए हर एक मर्ज की दवा होती है। क्या होती है? दवा। तो दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन के द्वारा, दवा नामक क्या होता है यहाँ पर? एक सुनियोजित आंदोलन होता है, सुनियोजित आंदोलन। ठीक है, और इस आंदोलन के द्वारा क्या की जाती है? अब्बासी राजवंश की, अब्बासी क्रांति प्रयोग में लाई जाती है और इस राजवंश की स्थापना की जाती है। उमैया वंश को नाश कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो ये अगर बात पूछ ली जाए आपसे कि कौन सा एक आंदोलन था जिस वजह से उमैया राजवंश का पतन हो गया, तो वो दवा नामक एक आंदोलन था। अब ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा भैया? तो इस आंदोलन का नेतृत्व करता है भैया अबू अब्बास। कौन करता है? अबू अब्बास जो है वो इस आंदोलन का क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। अब यहां से देखिए अबू अब्बास ने लोगों को क्या कहा? अबू अब्बास ने लोगों को कहा कि हम जो है मोहम्मद साहब का जो मूल इस्लाम है, क्या है? मोहम्मद साहब का मूल इस्लाम जो है उसकी स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करने की बात करी है? मूल जो इस्लाम है उसके क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। ठीक है, क्योंकि उमैयद राजवंश ने क्या किया है कि बाइजेंटाइन साम्राज्य की विशेषताओं को अपना लिया है जो हमारे इस्लाम की विशेषता नहीं है। इस बात को इन्होंने कहा तो लोगों को ये लगा कि हाँ वास्तव में जो उमैयद राजवंश है उसका जो प्रताड़ित शासन था उसका अंत होने वाला है और क्या करेंगे? एक नया साम्राज्य जो वास्तविक मोहम्मद साहब का इस्लामिक साम्राज्य था उसकी स्थापना जो है यहाँ पर होगी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? इस प्रकार का बात करने के बाद में यहाँ खुरासान के अंदर विद्रोह की जो है वो आधार भूमि तय करते हैं। खुरासान के अंदर, खुरासान कहाँ पे पड़ता है भैया? ईरान के अंदर। ठीक है, तो ये खुरासान के अंदर जो है वो विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं। अब खुरासान के लोग विद्रोह करने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। तो देखिए खुरासान के लोग इसलिए तैयार हो जाते हैं, पहली चीज तो ये होती है कि सीरिया के शासकों ने, सीरिया के शासक का मतलब क्या हुआ? अब्बासी राजवंश हो गया, उमैयद राजवंश हो गया। जो उमैयद राजवंश है इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि भाई आपको करों में रियायत प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? करों में रियायत का वायदा था। तो पहला तो क्या था? करों में रियायत की बात हुई थी, लेकिन इसकी पालना नहीं हुई। ठीक है, तो पालना तो हुई नहीं, बात ही हुई थी सिर्फ, मतलब जो करों में रियायत है वो मिली नहीं। किसको नहीं मिली है? ईरान के लोगों को, अर्थात खुरासान के क्षेत्र के लोगों को नहीं मिली। पहली बात इसलिए भी परेशान है। दूसरी बात देखिए मूल जो कारण है वो ये है, मूल कारण ये है कि जो यहाँ पर ईरानी मुस्लिम है, ईरानी मुसलमान जो है, इन मुसलमानों को हे समझा जाता है, कमतर समझा जाता है। ईरानी मुसलमानों के साथ में जो व्यवहार है के साथ कैसा हो रहा है? पक्षपातपूर्ण या अपमानजनक व्यवहार होता है। कैसा होता है? अपमानजनक व्यवहार कौन करते हैं?
अरबी, कौन से कर रहे हैं, व्यवहार, ठीक है। कर कौन रहा है, अरबी मुसलमान, अरबी मुसलमान, अर्थात कौन से मुसलमान हो गए, जो उमैया राजवंश के समर्थक हैं वो वाले, अर्थात उमैया राजवंश के मुसलमान कौन से हो गए, अरबी मुसलमान। और ये जो अरबी मुसलमान है इन ईरानी मुसलमानों को अपने समकक्ष नहीं मानते, इनके साथ में जो है ये तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो खास ये था, इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो किसी भी समय किसी भी कीमत पर जो है इन उमैयद राजवंश के लोगों से लड़ने के लिए तैयार थे, ठीक है। तो ये दो कारण मूल रूप से माने जाते हैं जिस वजह से जो है खुरासान या ईरान की जो जनता है वो इनके खिलाफ में युद्ध करने के लिए तैयार रहती है। तो अब आगे बढ़ करके देखिए क्या चीज़ हो रही है। तो यहाँ से ये लोगों का विरोध इन्होंने तैयार कर लिया और आगे एक लड़ाई होती है 750 के अंदर। कब होती है, 750 के अंदर होती है जब नदी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई है भैया, जब नदी की लड़ाई। और इस जब नदी की लड़ाई में भाग अगर देख लें तो यहाँ पे तो है मरवान द्वितीय, कौन सा भाग हो गया, मरवान द्वितीय, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, सही नहीं लिखा, मरवान द्वितीय, मरवान सेकंड, ठीक है। ये मरवान सेकंड कौन से राजवंश का है भैया, ये हो गया उमैया राजवंश का शासक है, अंतिम शासक है उमैया का, ठीक है। और इसके खिलाफ में कौन होगा, अब्बू अब्बास, ये प्रथम है। कौन से राजवंश का प्रथम है ये अब्बू अब्बास, ये हो गया भैया अब्बासी राजवंश का। इनके नाम से जो है ये राजवंश अब्बासी राजवंश कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है वो विजय किसके हो जाती है भाई, अब्बू अब्बास की क्या होती है, विजय होती है। ये मरवान जो है इसमें पराजित हो जाते हैं। कौन सी नदी के अंदर, जब नदी की लड़ाई। और इस प्रकार से अब यहाँ पर जो है वो किसका स्थापना हो जाती है, इस राजवंश की, कौन से, अब्बासी राजवंश की। और अब्बासी राजवंश के खलीफा प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमने देखा सबसे पहला यहाँ पर लिखा था हमने पॉइंट कि जब नदी की लड़ाई और अब्बासी क्रांति। तो अब्बासी क्रांति हमने समझ लिया क्यों हुई है और कब हुई है, जब नदी की लड़ाई पर हुई है, 750 के अंदर हुआ है। और इस प्रकार से अब जो है नया खलीफा बन जाएगा अब्बू अब्बास, अर्थात राजवंश भी यहाँ पे क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या परिवर्तन किया है नौकरशाही और राजधानी का जो पुनर्गठन की बात आती है उसके क्षेत्र में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं, राजधानी के बारे में। और उसके बाद में हम बात कर लेंगे किसके बारे में, नौकरशाही के पुनर्गठन के बारे में। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए नौकरशाही। देखिए सबसे पहली बात करते हैं राजधानी के लिए इन्होंने क्या परिवर्तन किया। देखिए सबसे पहली राजधानी हमने बात की थी मदीना के अंदर स्थापित हुई, उसके बाद में हमने देखा कूफा के अंदर हुई, और थर्ड हमने देखी थी कहाँ पर स्थापित हुई है, दमिश्क के अंदर राजधानी स्थापित हुई है। अब इन्होंने एक नई राजधानी बनाई है, इन्होंने राजधानी बनाया है बगदाद को। किसको बनाया है भैया, बगदाद को, ठीक है। और बगदाद के अलावा इन्होंने एक सेकंड राजधानी और बनाई है और वो है समारा। कौन सी है, समारा। ये जो इसने राजधानी स्थापित की है ये जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया के जो ध्वंसावशेष है उसके पास में ही ये राजधानी स्थापित हुई है। इसलिए यहाँ पर जो निर्माण है, स्थापत्य है, उस पर मेसोपोटामियन कला का प्रभाव भी हमें स्पष्ट दिखाई देता है। समारा के अंदर एक बनाई गई है मस्जिद, बनाई गई है अल मुतवक्किल। क्या बनाई गई है, अल मुतवक्किल, ठीक है। ये एक क्या है, यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, अल मुतवक्किल मस्जिद है। ये देखिए इस्लाम की जो मस्जिद है, इस्लाम धर्म की जो मस्जिद है, ये कई शताब्दियों तक सबसे बड़ी मस्जिद थी। ये क्या थी, सबसे बड़ी मस्जिद थी। हालांकि अब वर्तमान में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी मस्जिद जो है ये कई शताब्दियों तक रही थी, ठीक है। अब नहीं है इसलिए मैंने थी लिख दिया है, ठीक है। इसके ऊपर प्रभाव किसका है, देखिए इसके ऊपर प्रभाव कौन सी संस्कृति का पड़ रहा है, मेसोपोटामियन संस्कृति के प्रभाव से युक्त है, ठीक बात है। ये ध्यान रख लेना हमें, मेसोपोटामियन संस्कृति के प्रभाव से युक्त ये मस्जिद जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त होती है अब्बासी राजवंश के टाइम की। सेकंड चीज आ जाती है अपने पास में, नौकरशाही का पुनर्गठन किस प्रकार से किया। तो देखिए अब जो पहले था, इन्होंने पहले के जितने भी हमने साम्राज्य अभी तक इस्लामिक पढ़े हैं वो सारे कबीलाई प्रथा पे आधारित है। कौन सी, कबीलाई प्रथा पे। इन्होंने कौन सी प्रथा अपनाई भाई, इन्होंने गैर कबीलाई संगठन था इनका। कौन सा संगठन था, गैर कबीलाई संगठन। अब किसी कबीले विशेष के लोगों को ही शासन के अंदर भागीदार बनाया जाए या उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। अब प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक से संबंधित लोगों को इन्होंने क्या किया है, भागीदार बनाना प्रारंभ कर दिया है। दूसरा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अब खलीफा के नियंत्रण को, इन्होंने खलीफा के नियंत्रण को बढ़ाया, खलीफा के नियंत्रण को बढ़ाया है। खलीफा का नियंत्रण इन्होंने क्या कर दिया है, बढ़ाया है, ठीक बात है। तीसरा कार्य क्या करेंगे,
तीसरा कार्य इन्होंने कहा था कि भाई बाइजेंटाइन साम्राज्य की जो विशेषताएं हैं उनको ये उमैयन राजवंश ले आए, उनको हम हटाएंगे, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पाए थे। तो यहाँ पर इन्होंने भी क्या किया है कि उमैया राजवंश के समय में, उमैया राजवंश के दरबार की जो रस्में थी, उसके दरबार की जो रिवाज थे, जो रस्म और रिवाज है, उन्हें यहाँ पर भी लागू रखा है, हटाया नहीं है। ठीक है। चौथी चीज, केंद्रीय स्वरूप, राज्य का केंद्रीय जो स्वरूप होता है वो उमैयद राजवंश के समय से लागू था और इन्होंने भी उसको क्या कर रखा है, बरकरार रखा है, हटा नहीं पाए। ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि यदि एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थिर रखना है और उसको टूटने नहीं देना है तो केंद्रीय स्वरूप तो राज्य का चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, प्रांत जो है वो स्वतंत्र हो जाएंगे और राज्य पूरा बिखर जाएगा। तो वो उस चीज से बचने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये केंद्रीय स्वरूप को भी बरकरार रखा है। तो आज के पाठ के अंदर हमने प्रथम खलीफाओं के बारे में जाना, जिसमें सबसे पहले हमने अबू बकर के बारे में बात की, उन्होंने कुछ क्षेत्र जीते जिसमें सीरिया दमिश्क हो गया। उसके बाद में हमने उमर के बारे में बात की, उन्होंने भी काफ़ी बड़े क्षेत्र जीत लिए, ईरान, इराक, मिस्र को इन्होंने विजित किया। उसके बाद में हमने उस्मान को देखा कि उस्मान जो है वो एक ही क्षेत्र के निवासियों को ज़्यादा नियुक्ति दे रहे थे, तो इसकी वजह से उनका विद्रोह हुआ और हत्या भी हो गई। उसके बाद में हमने अली को देखा, तो यहाँ से दो गुट बन जाते हैं इस्लामिक साम्राज्य के अंदर, जो क्या है, प्रथम गृह युद्ध की निशानी हमारे समक्ष पेश होती है। उसके बाद में अली की हत्या हो जाती है और उमैया राजवंश की क्या होती है, यहाँ पर स्थापना हो जाती है। उमैया राजवंश की स्थापना मुआविया के द्वारा की जाती है और जो राजधानी है वो भी ट्रांसफर हो जाती है। अब मदीना से किधर चली जाती है, कूफा से कहाँ चली जाएगी, दमिश्क चली जाएगी। कूफा के अंदर जो है वो अली ने राजधानी बना दी थी। अब इसके बाद में जो है अब्द अल मलिक आता है, उसने भी कुछ परिवर्तन किए हैं, मुद्राओं के अंदर परिवर्तन किए हैं, दिनार और दिरहम के रूप में परिवर्तन कर दिया उन्होंने और एक अरबी और इस्लामिक स्वरूप का राज्य जो है वो स्थापित किया। लेकिन 750 के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर एक दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन होता है और उस आंदोलन के द्वारा जो है सत्ता अब ईरान या खुरासान के अंदर पहुंच जाती है, अर्थात अब्बासी क्रांति होती है और अब्बासी राजवंश का यहाँ प्रशासन स्थापित हो जाता है और अबू अब्बास जो है वो यहाँ इस वंश का पहला खलीफा बन जाता है। और इसके अंदर हमने देखा जब नदी की लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अंदर जो है मरवान द्वितीय जो अंतिम है उमैया राजवंश का, उसको पराजित कर दिया गया और अबू अब्बास जो है वो पहला खलीफा बन गया था। ठीक है। इन्होंने नौकरशाही का भी पुनः क्या किया है, गठन किया और राजधानी भी जो है वो दमिश्क से हटा करके अब कहाँ ले आए, बगदाद के अंदर। इन्होंने एक दूसरी राजधानी और बनाई, वो कहां पर स्थापित की, इन्होंने समारा के अंदर स्थापित की थी। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है। अब हम अगली जो भाग आएगा उसके अंदर खिलाफत का विघटन किस प्रकार से होता है उस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।